प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी सेकेंड ईयर। पेपर हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि। और आज इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, प्रत्यायोजित विधायन, प्रदत्त विधायन, अधीनस्थ विधायन या अनुपूरक विधायन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और सप्लीमेंट लेजिस्लेशन। प्रत्यायोजित विधायन हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्यायोजन सामान्य अर्थ में हम इसे पहले समझने का प्रयास करें कि हम क्या इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो जब कोई कार्य जिसे किया जाना है, जिसके द्वारा किया जाना है, वह कार्य उसके द्वारा न कर उसी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को वो कार्य सौंपा जाता है और उस सौंपे गए कार्य को जो व्यक्ति संपन्न करता है, तब हम कहते हैं कि उसने प्रदत्त कार्य को पूर्ण किया। यानी कि मूल रूप से वह कार्य उसका नहीं था, वो कार्य उसे डेलीगेट किया गया और उस कार्य को जिसे उसे डेलीगेट किया गया, प्रत्यायोजित किया गया, उसने उस कार्य को किया, तब वह उसके द्वारा किया गया कार्य डेलीगेटेड वर्क हो गया। कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि मैं सामान्य एग्जाम्पल से इसे समझाने का प्रयास करूं कि हमारे घर का कोई काम है और वो काम घर के किसी बड़े सदस्य के द्वारा किया जाना है, लेकिन पिताजी या दादाजी, लेकिन वो कार्य उनके व्यस्तता की वजह से वो कार्य नहीं कर पाते या कहीं जाना है और वो नहीं जा पाते, तो वह अपने घर के किसी अन्य सदस्य को उस कार्य को सुपुर्द कर देते हैं। तब हम कहते हैं कि मैं उनके द्वारा दिए गए कार्य की अनुपालना में, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ, मैं अपने पिताजी की ओर से आया हूँ और वो कार्य को कर रहा हूँ, तो हमारे पास वह कार्य डेलीगेटेड है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लॉ की भाषा में इसकी चर्चा करेंगे तो हमारा जो संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक व्यवस्था है हमारी, उसमें विधि निर्माण करने का जो कार्य है, लॉ मेकिंग जो कार्य है, वह विधानमंडल यानी कि संसद को दिया गया है। विधि निर्माण करने का कार्य एलएलबी फर्स्ट ईयर हम कर चुके, आ चुके हैं, सेकेंड ईयर में आ रहे हैं, ठीक है ना। बड़ी अच्छी तरीके से हम समझ रहे हैं कि जो लॉ मेकिंग पावर है, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के चलते विधि निर्माण कार्य जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। उस निर्मित विधि को लागू करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जा रहा है और उस निर्मित विधि की जब व्याख्या, इंटरप्रिटेशन की बात आती है, तो वह न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। यानी कि कार्यों का बंटवारा संवैधानिक व्यवस्था के तहत कर दिया गया है। अब बात आई कि साहब विधि निर्माण करने का जो कार्य है वह विधानमंडल या संसद के द्वारा किया जाएगा। हमने बिल्कुल अपनी शुरुआती क्लास में जब इंट्रोडक्शन की बात की थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तब हमने बात की थी कि साहब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो शुरू में हमने बात की थी कि ये कांट की लेसेस फेरी थी और व्यक्तिवाद पर आधारित थी, सेल्फ हेल्प, कि व्यक्ति अपनी सहायता खुद करेगा और राज्य से वह किसी प्रकार की आशा नहीं करेगा, और राज्य का कार्य बिल्कुल आवश्यक था कि वह रेवेन्यू को कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ऐसे इम्पोर्टेंट काम उसके पास थे। लेकिन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के चलते, सोशल वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के चलते, जब 20वीं शताब्दी में हम आए, तो नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुलभ कराने के कारण नीतियों और विधायी कार्यों में तीव्रता से वृद्धि हुई। यानी कि कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट के चलते राज्य का जो क्रियाशीलता है, उसके जो कार्य है, उसमें बढ़ोतरी हुई, जिसे हम कह सकते हैं स्टेट एक्टिविज्म, राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होना। तो अत्यधिक वृद्धि हुई तो उन कार्यों के लिए विधि निर्माण करने के कार्यों का भी संसद के द्वारा कार्य किया जाने लगा। तो संसद व विधानमंडलों के पास समय का अभाव, तकनीकी जानकारी का अभाव व अन्य कारणों के फलस्वरूप विधि निर्माण करने की शक्ति शासन को यानी कि कार्यपालिका को प्रत्यायोजित करनी पड़ी। हम मूल रूप से क्या देख रहे हैं कि विधि निर्माण करने का कार्य संसद का है, लेकिन किन्हीं कारणों, क्या हो सकते हैं, समय का अभाव है,
या आज हम बात करें तकनीकी जानकारी का अभाव, जैसे हम आज बात कर रहे हैं साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है, या अन्य कारणों के फलस्वरूप विधि निर्माण करने की जो उसकी शक्ति है, वह शक्ति क्या करनी पड़ी, शासन को प्रत्यायोजित करनी पड़ी, यानी कि कार्यपालिका। और उसके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी कि मूल रूप से जिसका काम था उसकी जगह कार्यपालिका को वो शक्ति दी गई, और उस शक्ति का प्रयोग करते हुए जो विधि बनाई जाती है उसे ही हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। साथ समझ में आ रही है? हमारे कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। कंसेप्ट उसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। संसद के द्वारा जो विधि निर्माण करने की शक्ति है, किन्हीं कारणों के चलते अगर वह खुद नहीं कर पाती है तो अपनी इस शक्ति का प्रत्यायोजन वह करता है, और जिसे वो करता है वह उस प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जो विधि बनाता है, जो लॉ बनाता है, उसे हम प्रत्यायोजित विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। अब इससे क्या निकल कर आई स्थिति कि संसद द्वारा निर्मित विधायन या लॉ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि उसे इसके अधीन निर्मित नियमों उपनियमों के साथ नहीं पढ़ा जाता। यानी कि जो लॉ बना है उस लॉ के साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, ठीक है ना, नियम उपनियम जो बने हुए हैं, वह उसके साथ में जोड़ के ही हमें पढ़ना पड़ेगा। इस कारण हम कई बार प्रत्यायोजित विधायन को सप्लीमेंट लेजिस्लेशन भी कहते हैं, अनुपूरक विधायन। क्यों? कि ये मूल विधि और मूल विधि के साथ में क्या जुड़ गए हैं, नियम और उपनियम, और जब तक उनको उनके साथ नहीं पढ़ा जाएगा वो विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो कई बार इस अधीनस्थ विधायन को हम सप्लीमेंट लेजिस्लेशन या अनुपूरक विधायन भी कह देते हैं। प्रत्यायोजित विधायन को सबॉर्डिनेट लॉ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अधीनस्थ विधायन ये प्रकट होता है कि विधि निर्माणकर्ता प्राधिकारी विधानमंडल के अधीन हैं, यानी कि जिसने विधि का निर्माण किया है वह किसके अधीन है, विधानमंडल के। और जब वो किसी के अधीन है, यानी कि हम कहते हैं अधीनस्थ, यानी कि सबॉर्डिनेट, तो इसे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। तो मूल रूप से हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें संसद द्वारा जब विधि का निर्माण न करके शक्ति का प्रत्यायोजन करके विधि का निर्माण करवाया जाता है, तो ऐसी विधि को हम प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। सामान्य की बात हम करें तो इसके अनुसार विधायन दो प्रकार के होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन सर्वोच्च विधायन, और अधीनस्थ विधायन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। वो कहता है कि सर्वोच्च विधायन जो है उसकी उत्पत्ति राज्य की सर्वोच्च सत्ता सुप्रीम लेजिस्लेटिव से होती है, और अन्य कोई भी विधायी शक्ति इसे निरसित, नियंत्रित, शून्य घोषित नहीं कर सकती। दो प्रकार के उसने डिवीजन कर दिया कि एक विधि ऐसी होगी जो सर्वोच्च होगी, दूसरी अधीनस्थ होगी। अब वो बताता है कि सर्वोच्च विधायन की या सर्वोच्च विधि की उत्पत्ति किससे होगी, सर्वोच्च सत्ता से होगी, और अन्य कोई विधायी शक्ति क्या नहीं कर सकती, ना तो उसे निरसित कर सकती है, रिपील कर सकती है, ना कंट्रोल कर सकती है, ना वॉइड शून्य घोषित कर सकती है। जबकि अधीनस्थ जो विधायन होगा वो सर्वोच्च सत्ता से भिन्न किसी अन्य शक्ति से उत्पन्न होगा, और वह अपनी वैधता यानी कि वैलिडिटी हेतु किसी सर्वोच्च या वरिष्ठ शक्ति पर आश्रित रहता है। जो सुप्रीम है वो किसी के अधीन नहीं है, लेकिन जो अधीनस्थ विधायन है वह सर्वोच्च सत्ता से भिन्न, जो सुप्रीम है उससे भिन्न किसी अन्य शक्ति से अपना अस्तित्व बना रहा है, और उसे अपनी वैधता वैलिडिटी हेतु किसी सर्वोच्च या वरिष्ठ शक्ति पर आश्रित रहना होगा। तो इस प्रकार से दो भागों में उन्होंने उसका डिवीजन किया लॉ का, अधीनस्थ सर्वोच्च विधायन और अधीनस्थ विधायन। आगे हम जब इसकी बात करें तो प्रत्यायोजन का आशय बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी सरल भाषा में से समझाने का प्रयास किया है कि प्रत्यायोजन का आशय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में निहित शक्तियों को, गौर कीजिए आप शब्दों का, हमारी फिजिकल क्लास नहीं चल रही है अभी, ठीक है ना, हम YouTube के जरिए आपसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर बहुत अच्छी तरीके से भी हो सकती है या क्लास में अच्छी तरीके से हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रत्यायोजन का आशय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में निहित शक्तियों को, अब आप समझिए कि
क्या कह रहा है कि शक्ति किसी एक व्यक्ति में भी हो सकती है और व्यक्तियों के किसी निकाय में भी हो सकती है। वे क्या कर रहे हैं, अपनी शक्तियों को किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को प्रयोग करने के लिए इस प्रकार सौंपना जिसमें संशोधन करने की पूर्ण शक्ति शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले प्रत्यायोजक के पास बनी रहे। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में कोई शक्ति है, वह क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को अपनी उस शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति इस शर्त के साथ दे रहे हैं कि उनके द्वारा जो बनाया जाएगा लॉ, उसमें संशोधन करने की पूर्ण शक्ति शक्तियों का प्रत्यायोजन जो कर रहा है, यानी कि जो मूल व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, उसके पास ही बनी रहेगी। साहब मैं आपको क्या कर रहा हूं, पावर तो दे रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन आपके द्वारा निर्मित जो विधायन होगा, जो विधि होगी, वह क्या होगा, मेरे द्वारा उसमें संशोधन करने की पूर्ण शक्ति मेरे पास बनी रहेगी। तो व्यक्तियों और व्यक्तियों के निकाय में निहित शक्तियों को किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को सौंपना, और इस प्रकार सौंपना कि संशोधन करने की पूर्ण शक्ति, यानी कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो कानून बनाया गया है, जो लॉ बनाया गया है, उसमें संशोधन करने की पूर्ण शक्ति किसके पास रहेगी, शक्तियों का प्रत्यायोजक, यानी कि जिसने शक्ति आपको डेलीगेट की थी, अल्टीमेट पावर उसी के पास बनी हुई है। इसे ही हम कह रहे हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब आता है साहब कि इसे और आगे इंग्लैंड में मंत्रियों के शक्ति के संबंध में नियुक्त एक कमेटी थी, उसने से दो सब अर्थों में से बताया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। पहला, शक्ति के रूप में। प्रथम है, जब विधानमंडल अपनी विधायी शक्ति कार्यपालिका को सौंप देता है तो इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। इंग्लैंड में मंत्रियों की शक्ति के संबंध में नियुक्त कमेटी ऑन द मिनिस्टर्स पावर्स ने इसे दो अर्थों में समझाने का प्रयास किया। पहला, शक्ति के रूप में, अर्थात जब विधानमंडल अपनी विधि निर्माण करने की शक्ति अपनी विधायी शक्ति कार्यपालिका को सौंप देता है तो हम इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। दूसरा, शक्ति के प्रयोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विधि। दूसरे अर्थों में, जब ऐसी प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में हम बात कर रहे हैं सौंपी, तो उस प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम, विनियम, आदेश, निर्देश जारी किए जाते हैं तो ऐसे नियमों आदि को प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। तो कंक्लूजन हमारे पास में आया कि प्रत्यायोजित विधायन की एक सरल परिभाषा इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि जब विधायन का कार्य विधायिका से भिन्न किसी अन्य अंग को सौंपा जाता है तो ऐसे अन्य अंग के द्वारा निर्मित विधायन को ही प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। आपके जब 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है तो आप बिल्कुल सार में क्या कह सकते हैं, जब विधायन का कार्य विधायिका से भिन्न किसी अन्य अंग को सौंपा जाता है तो ऐसे अन्य अंग के द्वारा निर्मित विधायन को ही प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। इससे आगे हम अपनी कल क्लास में शुरुआत करेंगे।